of girl child, killing of girl child became a major killing of girl child became a major irrational major irrational practice in society. Major practice society. मेरे यहाँ तक की बात तो हम ये देख पा रहे हैं हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सोसाइटी एज अ होल का जो एक सिस्टम था या सोसाइटी एज अ होल बिजनेस करता जा चुका और इनमें से सोसाइटी में भी जो सबसे बुरी पोजीशन थी वो पोजीशन थी वुमेन। इनकी पोजीशन सबसे बुरी थी। अब ऐसा नहीं था कि वुमेन के साथ साथ और कोई सफर नहीं कर रहा था, सफर हो रहे थे जिसमें था अनटचेबिलिटी, ठीक है, मल्टीपल मैरिजेस, इसके साथ ही कास्ट सिस्टम जो छुआछूत वाला सब होता है ना वो भी पूरी तरह से प्रिवेल कर रहा। तो ये सिर्फ कहना है वुमेन का ही पोजीशन सबसे खराब हो सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन सोसाइटी में अगर होल सोसाइटी की अगर हम बात करें और उसमें से हम बात करें सबसे ज्यादा पोजीशन तो हम कहेंगे हाँ वुमेन की पोजीशन खराब है। क्यों? क्योंकि जो अपर कास्ट की वुमेन थी अगर वो भी विडो हो जाती तो उनके साथ भी सख्ती प्रैक्टिस किया जा रहा था, जो निचले दर्जे की उनके साथ हो ही रहा था। क्लियर है यहाँ तक की बात? हाँ, लेकिन मेन जो थे वो अनटचेबिलिटी में सिर्फ जो अनटचेबिलिटी में जो लोअर कास्ट के लोग थे वही प्रैक्टिस हो रहे थे, अपर कास्ट के मेल को अनटचेबिलिटी से कोई पड़े। क्लियर है यहाँ तक की बात? सोसाइटी अगर बहुत खराब हो चुकी थी, इसका मेन कारण था ब्रिटिशर्स का आना और उससे पहले मुगल्स और अरबियन इन्वेडर्स का आना। यहाँ तक की बात है। The basic human need that is education, the basic human need that is education, the basic human need that is education was also not guaranteed, was also not guarantees to women, was also not guaranteed to women। ठीक है, अब जो बहुत अमीर घराने की हुआ करती थी, जैसे मान लो कि अब कोई राजा महाराजा हैं तो उनकी अगर बेटी हैं या वो पढ़ना चाह रही है तो हाँ उन लोगों को प्राइवेट ट्यूशन दिया जाता था, लेकिन वो भी 1000 में से किसी एक को मिलता था। हाँ, होम ट्यूशन, वो भी 1000 में किसी को, ऐसे किसी को नहीं मिलता था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सती प्रैक्टिस, अपार्ट फ्रॉम दिस सती प्रैक्टिस, सती प्रैक्टिस हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है, killing of girl infant babies, killing of girl infant babies was also prevailing, was also prevailing। ठीक है, अब अगर एक बात यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर कोई समाज का तकबा बीट मैन और वुमेन, अगर किसी को बेसिक एजुकेशन नहीं है, अब मैं एजुकेशन से यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, कौखा गौ की नहीं, मैं बेसिक अवेकनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर किसी में सोचने समझ की काबिलियत नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, तो वो हमेशा के लिए किसी ना किसी पे इकोनॉमिकली कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा। होगा इकोनॉमिकली, कहते हैं ना लोग कि भाई अपने पैर पे खड़े हो जाओ। ठीक है, तो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ये लोग हमेशा अपने, या तो आने वाली जनरेशन में अपने पति पे बन करके, या अगर कोई भाई है तो अपने बाप पे बन के, तो इसी तरह इन लोगों की जिंदगी बैसाखी पे कटने लगी। इनमें से भी सबसे ज्यादा खराब पोजीशन हो गई वुमेन की मुस्लिम सोसाइटी में। ठीक है, और भी ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई। हिंदुइज्म में फिर भी थोड़ा मोड़ा पढ़ने को दे दिया जाता था, कुछ पैसे वगैरह, लेकिन मुस्लिम सोसाइटी में
वुमेन की पोजीशन अपने लोएस्ट फॉर्म में चली गई। इन सबको देखते हुए सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ये लगा कि कभी ना कभी तो ब्रिटिशर्स हमें और ज्यादा ग्रिप करना शुरू करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स के ग्रिप से अगर हमें आजाद होना होगा तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक बेटर एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें मेन, वुमेन और किसी भी कास्ट के लोग आकर के पढ़ाई कर सकें। और यहां पे सबसे बड़ा रोल आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। देखो, राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म में सबसे ज्यादा दिखेंगे। देखने वाली चीज ये है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया है। किसका काम किया है? और राजा राम मोहन रॉय ने सोशल रिफॉर्म पे काम किया है। गर्ल एजुकेशन को लेकर के जो सबसे एक्टिव रहे हैं वो रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ऐसा नहीं कि राजा राम मोहन रॉय ने गर्ल एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रखर होकर के इन्होंने अपना काम किया है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है। दूसरी बात, यहां तक की बात क्लियर है सबको? ठीक है। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ हॉटस्पॉट बनाते हैं इंडिया में। सबसे पहला हॉटस्पॉट है बंगाल, उसके बाद हम लोग वेस्ट में आते हैं, साउथ में चेन्नई, और यहां थोड़े से पार्ट में दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। लेकिन इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म शुरू हुआ है वो हुआ है बंगाल में। कहां पे हुआ है? इसका मेन रीजन, बंगाल में प्रेसिडेंसीज आ चुकी थी, बंगाल में यूनिवर्सिटीज खुल चुकी थी, बंगाल में अच्छे अच्छे लाइब्रेरीज आ चुके थे। बहुत सारे जो लोग थे बंगाली लोग, वो बाहर जाकर के पढ़ाई करना शुरू कर दिए थे, जिसके वजह से बंगाल जो है वो एक तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। मुगल काल में बंगाल फेमस था यहां पर के रिचनेस के लिए, ब्रिटिश काल में ये यहां पर हो गया एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल को लेकर के। क्यों? बहुत ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहां पे रहना शुरू कर दिए। और ये मैं बंगाल, सिर्फ आज का बंगाल नहीं बोल रहा हूं, जब मैं बंगाल बोल रहा हूं तो इसमें बिहार, उड़ीसा और आसाम का भी पार्ट है। और इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो बिहार, उड़ीसा और आसाम में बहुत बड़े बड़े लिटरेट व्यक्ति, बहुत ह्यूज पर्सनालिटी उभर करके आए हैं, चाहे वो आर्ट हो, चाहे कल्चर हो, चाहे मेडिसिन हो, ये हर एक चीज में आए हैं। ठीक है। यानी कि जो जगह है जहां पे से सोशल रिफॉर्म शुरू हुआ है इंडिया में, वो प्लेस है बंगाल, बर्थ प्लेस ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये तीन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो बंगाल से बिलोंग करते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे कि हर एक स्टेट के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट का, हम लोग कहते हैं ना कि मेरठ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, या दिल्ली को हम लोग मानते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वहां से स्टार्ट हुआ, तो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट हुआ है इंडिया में बंगाल से। क्लियर है यहां तक की बात? इस पॉइंट को थोड़ा सा लिख लेना। लास्ट का पॉइंट क्या था? ठीक है, तो इकोनॉमिक डिपेंडेंट वाला भी नहीं लिखवाया उसमें, चलो लिखो, लिखना। द कमिंग जनरेशन, द कमिंग जनरेशन which of course, the coming generation which of course did not have access, did not have access to a better education, better education made them economically, made them economically dependent, made them economically dependent, हो गया dependent on their husband or father, on their husband and father,
This resulted in low status. This resulted in their low status in society. This resulted in their low status in society. हो गया? Low status in society. No identity of their own. इनकी खुद की कोई पहचान नहीं थी. No identity of their own. Clear है? They did not had right on property. हो गया? It was said that educating girl will damage the reputation of that family. क्लियर है? ठीक है, यहां तक की बात. ये हमने बात की वुमेन की पोजीशन की. अब हम देखते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने राइज दिया. एक इसमें छोटा सा पॉइंट बना के लिख लेना. in Bengal and part of Bihar, murdering female infants was very common. Murdering female infants were very common. ठीक है. In 1870, Britishers made it compulsory. In 1870, Britishers made it compulsory for parents to register the birth of their kid. ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात. मल्टीपल मैरिजेस was evident in Hindu as well as Muslim. Multiple marriage was evident in Hindus as well as Muslim. ठीक है. At this point of time, women were just seen as an object. ठीक है, क्लियर. अब एक सीधी सी बात है, जिस सोसाइटी में वुमेन की पोजीशन अच्छी नहीं होगी उस सोसाइटी में आने वाली जनरेशन भी अच्छी नहीं होगी. ये एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत पहले से आ रहा है. ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कम से कम 10 से 11 और 12 साल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलरली क्लोज रहता है अपने मदर से. और अगर अब मैं लिटरेसी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई की यहाँ पे अगर मैं लिटरेसी की बात कर रहा हूँ तो बस पढ़ाई लिखाई की बात मत समझना, मॉरली और एथिकली भी चीजों को समझने की कोशिश करना. अब अगर किसी वुमेन को नहीं सही चीजों के बारे में पता है तो वो अपनी आने वाली जनरेशन को भी उस चीज के बारे में नहीं बता पाएंगी. और अगर आने वाली जनरेशन को उस चीज के बारे में नहीं पता चलेगा तो उसके आने वाली जनरेशन भी उस चीजों को नहीं समझ पाएगी. यानी वुमेन के एजुकेशन को रोकना क्रिएट्स अ वैक्यूम बिटवीन डेवलपमेंट. समझ में आया?
जब आप वुमेन एजुकेशन को रोक रहे हो तो आप एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो आने वाले डेवलपमेंट के लिए। यानी ये डेवलपमेंट कभी नहीं होगा अगर वुमेन एजुकेशन नहीं होगा, और ये वैक्यूम अगर रहेगा तो सोसाइटी हमेशा डिग्रेड करेगी। क्लियर है? ये एक बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म है। इसलिए गांधी जी ने कहा था ना कि अगर आप एक गर्ल को एजुकेट करते हो तो आप 3 फैमिली को एजुकेट करते हो। ठीक है? वो जहां पे रह रही है उस फैमिली को, वो जिस घर में जाएगी उस फैमिली को, और वो जिस घर में जाकर के फ्यूचर जनरेशन को बनाएगी उस फैमिली को। इतना इंपॉर्टेंट है वुमेन एजुकेशन। तो आप लोग क्लास में रेगुलर आया कीजिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि आ रहे हैं फिर 2 दिन छुट्टी फिर 3 दिन। हाँ, कहाँ गई थी अनीता? अभी 2 दिन से क्लास चल रही थी, बताइए। घर तो सभी को जा रहे हैं यार। ठीक है? तो कहने का ये मतलब है कि ये वाला जो मैं पॉइंट बता रहा था, ये एक बार सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ऐसे इस पे लिखने का था, इसी बात की किस तरह से वुमेन के एजुकेशन को रोक करके वैक्यूम क्रिएट होता है। तो ये वैक्यूम को, जैसे जैसे ये वैक्यूम अगर बढ़ता चला आता, इंडियन इंडिपेंडेंस नहीं होता। आने वाले टाइम में पढ़ोगे कि कितना ज्यादा वुमेन का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये जो मीम में वुमेन वुमेन करते रहते हो, आगे चल करके देखोगे कि कितना बड़ा रोल रहता है इनका। ठीक है? हाँ, ये सही में मीम बन जाता आज के टाइम में अगर ये वैक्यूम और ज्यादा क्रिएट हो जाता तो। ठीक है? और बस यही है जो है। तो चलो लिखना और शुरू करते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट अनटचेबिलिटी पे भी लिखते हैं, टॉपिक डालना अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में एक चीज थोड़ा सा देखना कि अनटचेबिलिटी में मेन और वुमेन इक्वली ऑप्रेस्ड हैं, जिसमें से जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें मतलब कि पानी वानी पीने नहीं दिया जाता था, मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, वो जिस रास्ते पे जाते थे उस रास्ते पे नहीं लोग चला करते थे। मूवीज वगैरह में भी दिखाया है ना? यार कोई हंसने का बात नहीं यार, कितने शर्म की बात है बताओ, है ना? ये और मेरा ये ख्याल है कि इंडिया का ज्यादा डिग्रेडेशन इन्हीं सारी चीजों की वजह से हुआ है कि हम लोग इन्हीं सारी चीजों में इन्वॉल्व रह करके हैं। दूसरे कंट्री में स्टेटस को जज करने के लिए बस पैसा देखा जाता है, सिर्फ पैसा। एक टाइम था जब हाँ ये थोड़ा सा रेशन स्किन कलर भी दिखाता था, ब्लैक व्हाइट। लेकिन अब के टाइम में तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पे स्टेटस का सिंबल बस पैसा रह गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पैसा अगर कोई सही तरीके से कमा रहा है तो तब तो वो सही बात है, रादर देन कि वो कौन से कास्ट से। वहां यूरोप में ये नहीं पूछता कि आप रोमन कैथोलिक हो, अगर रोमन कैथोलिक हो तो आप कौन से जूडिज्म से बिलोंग करते हो, अगर जूडिज्म से बिलोंग करते हो तो आप कौन से क्राइस्ट को मानते हो। यूरोपियन या इसमें भी लोग अलग अलग क्राइस्ट को मानते हैं, अलग अलग फॉर्म को मानते हैं। एक तरह के हम लोग नॉर्मली कौन से क्राइस्ट को देखते हैं, व्हाइट कलर के, उनके ग्लेन मैक्सवेल टाइप दिखते हैं वो। ठीक है? तो ऐसे बहुत जो मेन जो एक्चुअल जीसस हैं वो डार्किश ब्राउन कलर के थे, जो लोग मानते हैं यरूशलेम में जो अरेबियन टाइप होते हैं उस तरह से थे। ऐसे जापान में लोग जापानीज जीसस को मानते हैं। ठीक है? तो अलग अलग तरीका है कहने का। तो मैं ये कह रहा था कि वहां पे सिंबल को जज करने का एक जो परफेक्ट है, एक जो पैरामीटर उन्होंने बनाया है, वो उन्होंने बनाया है मनी को। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? ये तो है, ये है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुल, गोत्र, कास्ट, क्रीड, है ना? कौन से भगवान को पूजता है, कौन सा व्रत रखता है, ये व्रत क्यों नहीं रखती हैं, वो क्यों करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक हद तक। कोई भी ऐसा प्रैक्टिस जो किसी के फ्रीडम को छीने वो प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस मुझे ये कहे कि पढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, कोई भी प्रैक्टिस ये कहे कि वहां नहीं जाना चाहिए, और ये कोई मुझे कहे कि ये आपके बेटरमेंट के लिए है, तो मैं इस चीज को नहीं मानता। आपने कुछ रूल्स सोसाइटी में बनाए हैं इसलिए कि सोसाइटी एक बेटर प्लेस बने लिविंग को। किसी के पढ़ाई को रोक करके कौन सा क्या बना रहे हो भाई, ये मुझे बताओ कि उसको नहीं पढ़ने दिया जाएगा, इससे क्या होगा सोसाइटी में? कुछ कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है। ठीक है? तो थोड़ा सा अनटचेबिलिटी पे हम लोग देख लेते हैं, लिखना। इट इज अ प्रैक्टिस, it is a practice which evident was a practice which was evident in majority
in majority portion of India, in majority portion of India. यहां मैं एक और बात बताना चाहूंगा, इन सब के बीच में ये सब चीजें जब हो रही थी तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था ब्रिट्स को, ब्रिटिशर्स को। वो इंडियंस को कास्ट और क्रीड के बेसिस पे डिवाइड करते थे, जिनके वजह से इंडियंस का फोकस यहां पे से हट जाए और ये सारा पैसा कहां चला जाए, ब्रिटेन। उन्हें भी पता था कि अगर सोसाइटी एक साथ काम करेगी तो हमें ज्यादा लोगों से लड़ना होगा, इसलिए ब्रिटिशर्स, हम लोग पढ़ेंगे ना आगे चल करके, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट वगैरह में पढ़ चुके हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। एक है कॉम्युनल इलेक्ट्रोट, जो पॉलिटिक्स में हम लोग सबसे पहले चैप्टर में पढ़ते हैं कि किस तरह से कहा गया कि हिंदू है तो हिंदू को वोट, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात होने लगी। इन सब में नुकसान सिर्फ इंडियन का था और फायदा सिर्फ ब्रिटिशर्स का था। तो उन्हें तो अच्छा है यार, उन्हें लगा यार ये तो सही बात है, एक तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा, काम करने के लिए लोग इतने ज्यादा, और इतने ज्यादा काम करने के लिए लोग के बीच में लड़ाई लगाना और भी बहुत अच्छी बात है। तो चलो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, आपस में इन्हें लड़ाते हैं। जब धीरे धीरे करके ये सब सब खत्म हो जाएंगे तो इनके द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा हम यूरोप ले जाएंगे। यानी इंडियंस बहुत जगह ये देखने को मिला है 1870s 1880 में कि बनारस में कुछ ब्राह्मण हर एक कास्ट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर एक कास्ट के बच्चों को संस्कृत का ज्ञान दे रहे हैं। शायद उस वक्त वो लोग बहुत बहुत ज्यादा वो इनरिच्ड होंगे कि नहीं, पढ़ाई सबके लिए है, कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, पढ़ाई तो सबको करनी चाहिए। लेकिन वहीं पे हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देख रहे हैं जहां पे लोग पढ़ाई करने नहीं दे रहे और ब्रिटिशर्स उन्हें प्रमोट भी कर रहे हैं कि नहीं क्या करोगे पढ़ करके। ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे भाई कि ये लोग अनपढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म हो। उनका कहना था अगर ये सोसाइटी अगर अच्छी बन गई और अगर मेरे सोसाइटी तक पहुंच जाएगी, मेरे सोसाइटी तक कहने के मतलब अगर ब्रिटिशर्स सोसाइटी तक पहुंच जाएगी तब तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म हो। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म का होना, वुमेन और गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना, आने वाली जनरेशन को पढ़ाना, आने वाली जनरेशन को पता ये चलना कि क्यों ब्रिटिशर्स हम पे इतने दिनों से राज कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन को ये पता चल जाना कि ब्रिटिशर्स हमें बिल्कुल खोखला कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर पता चल जाएगी तो हमारा तो मार्केट यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बात याद रखना कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव लोग नहीं हुए। हाँ, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया हम लोगों ने, वुमेन एजुकेशन को लेकर के थोड़ी बहुत बातें कही है, सती प्रैक्टिस और वुमेन किलिंग को, गर्ल किलिंग को लेकर के हुए, लेकिन वो लोग ओवरऑल सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहे थे। लिखेंगे practices such as practices such as refusing basic human needs, practices refusing basic human need such as using of well and communal toilets, using of well and communal toilets, walking on street, ठीक है, not allowing a person from a particular caste, not allowing a person from a particular caste to participate in religious activities, ठीक है, denying them from the right of education, denying them from the right of education. These are few example of untouchabilities. These are few example of untouchability.
ठीक है, अगला लिखना, छूट रहा है कुछ, नेक्स्ट लिखना। हो गया, अगला लिखना, सती प्रैक्टिस, सती प्रैक्टिस। एक और बात यहाँ पे देखना है कि सती प्रैक्टिस जैसा कोई भी प्रैक्टिस हिंदुइज्म में कभी नहीं था, ठीक है। ये बना है कुछ लोगों के अंधविश्वास, कुछ लोगों के पैसे कमाने के जरिए की वजह से, जबकि ऐसा हिंदुइज्म या वैदिक पीरियड में हम लोग कहीं भी नहीं देखे। लिखेंगे। एक और बात यहाँ पे देखना कि सती प्रैक्टिस को लेकर के सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं, जबकि सबसे पहले यूरोपियन जिन्होंने आवाज उठाई वो थे पोर्तुगीज। ये लोग पहले यूरोपियन थे जिन्होंने सती प्रैक्टिस को लेकर के बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है। लिखना, this was this was one of the worst form of this was one of the worst form of one of the worst form of torturing a human, torturing a human, ठीक है। In parts of Bihar, Bengal and northern India, in part of Bihar, Bengal and northern India, Bengal and northern India, it was seen as a matter of pride. It was seen as a matter of pride. It was seen as a matter of pride. क्लियर है? अच्छा, सती प्रैक्टिस को बैन करने में जो सबसे बड़े लीडर रहे हैं वो रहे हैं राजा राम मोहन रॉय। लिखेंगे, बाय द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय, by the effort of Raja Ram Mohan Roy, British government declared sati practice as a heinous crime, HENIOUS, heinous मतलब होता है घृणित, a heinous crime, ठीक है। anyone found practicing sati ठीक है, will be charged under murder, ठीक है। अगला लिखना, widow remarriages, widow remarriages, ठीक है। It was the effort of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar. It was the effort of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar who was the principal of Sanskrit College in Calcutta, who was the president of Sanskrit College in Calcutta, ठीक है, to make contribution in the wellness of position of women in society,
वेलनेस ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। ठीक है, होमवर्क लिखो। होमवर्क, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856, हिंदू विडो रीमैरिजेस एक्ट 1856। हो गया। विद्यासागर गेव द एविडेंस ऑफ वेदास, Vidyasagar gave the evidence of Vedas that remarriage क्या कह रहे हो, evident that remarriage of widow is allowed in Hinduism। हो गया, ये तो बात हुई बंगाल की। ठीक है, यहां पे याद रखना है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन से पार्ट में एक्टिव हैं और राजा राम मोहन रॉय बंगाल में। लिखना, अपार्ट फ्रॉम दिस जगन्नाथ शंकर सेठ, apart from this Jagannath Shankar Seth and Bhau Daji were active promoter of girls school in Maharashtra। ये लोग कहाँ के हैं, were active promoter of हो गया, किस चीज के थे, वुमेन एजुकेशन और गर्ल एजुकेशन को लेकर के प्रमोट करते थे। कहां पे ये, महाराष्ट्र में। लिखना, विष्णु शंकर पंडित, विष्णु शास्त्री पंडित, विष्णु शास्त्री पंडित फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विष्णु शास्त्री पंडित फाउंडेड द विडो रीमैरिज association in 1850। ठीक है, आगे लिखना, करसनदास मूल जी, ये सारे जो नाम लिखवा रहा हूं मैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, करसनदास मूल जी, भाऊजी दाजी, ये सारे नाम को याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट हैं गर्ल एजुकेशन और विडो रीमैरिजेस को प्रमोट करने के लिए। तो नाम अगर जहां पे लिख रहा हूं वहां पे एक छोटा छोटा स्टार बनाते चलना ताकि पता चले। कभी कभी क्या होता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इन सबसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। लिखो, करसनदास मूल जी, लिख दूं क्या नाम, करसनदास मूल जी, who started सत्य प्रकाश, इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की है, नाम है सत्य प्रकाश। in his magazine he published the need of education and widow remarriages। ठीक है, लिखना, few other leaders of this movement GM Ranade KC Natarajan and BM Malabari।
BM मलाबारी, ये वो लोग हैं जो गर्ल एजुकेशन और विडो रीमैरिजेस को प्रमोट करने के लिए अपना नाम बनाए हैं। ले रहे हैं यहाँ तक की बात। सती प्रैक्टिस पढ़ ली हम लोग, विडो रीमैरिजेस पढ़ लिए, गर्ल चाइल्ड इन्फेंट किलिंग को पढ़ लिए। अगला देखते हैं एजुकेशन ऑफ वुमेन। एजुकेशन ऑफ वुमेन लिखो। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखना कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, वो जो नन वगैरह देखते होगे ना, मदर टेरेसा वगैरह, उन लोगों ने गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहा। ठीक है, अब उनके पीछे उनका जो सोच था वो ठीक है कि हाँ वो चाहते थे कि हम इन्हें पढ़ाएंगे फिर कन्वर्ट करेंगे, वो अलग सी बात है, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज देख पा रहे हैं कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने का काम किया है, और वो भी पर्टिकुलर कैलकाटा में। लिखना शुरू करेंगे, द क्रिश्चियन मिशनरीज, Christian missionary set up Calcutta female set up Calcutta female juvenile society, juvenile society in 1819, in 1819। हो गया। जेईडी ब्यूथन, जेईडी ब्यूथन J.D. Buthen founded the Buthen School, which acted as a catalyst, which acted as a catalyst acted as a catalyst in promoting the education for women। ठीक है, हो गया। But the person who was most responsible for this, but the person who was most responsible for this was none other than Ishwar Chandra Vidyasagar. The person who was most responsible for this was none other than Ishwar Chandra Vidyasagar। अगर क्रेडिट देना होगा हमें गर्ल एजुकेशन का, तो हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। नेक्स्ट लिखना। हो गया। इन महाराष्ट्र schools, midday schools and late night school in Maharashtra, midday school and late night school were opened so that a woman can attain knowledge, women can attain knowledge at the convenience of their time। हो गया। नेक्स्ट लिखना। few practices and effort were also made
to promote a better quality of to promote a better quality of healthcare for women, promote a better quality of healthcare for women. ठीक है. More and more women participated. More and more women participated in hospitality industry. In hospitality industry. ठीक है. यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो नए नए हॉस्पिटल खुल रहे थे उनमें नर्सेस की जो कहते हैं ना कि नर्स की बहाली वगैरह में भी वुमेन को ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी. ठीक है, लिखना नर्सेस nurses were also given their job in hospital. हो गया. अब आगे चल करके ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो आपको ये पता चलेगा कि सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट जैसी इंपॉर्टेंट लीडर आई हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी है. सरोजनी नायडू सबसे पहले इंडियन वुमेन है जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बनी है. वहीं एनी बेसेंट सबसे पहली मैन. देखो उसको, एनी बेसेंट मैन है या वुमेन? तो मैन क्यों बोले? मैंने कहा सबसे पहले तो मैन बोल दिए, वुमेन बोले हो. हाँ, डब्लू छोड़ दिया. ठीक है, तो वो सबसे पहली फीमेल वुमेन बोल रहा था मैं. सबसे पहले फॉरेनर फीमेल हैं जो कहाँ से आती हैं? आयरिश नहीं, आयरलैंड. वो आयरिश मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था जो इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट का पार्टिसिपेशन आयरिश रूल मूवमेंट से हुआ है. रहने वाली आयरलैंड की हैं, इंडिया में आकर के बस गई. होम रूल मूवमेंट की उन्होंने शुरुआत की है. इन्होंने और किन्ने इनके साथ और कौन थे? नहीं, होम रूल मूवमेंट इनके साथ और कौन थे पता करके आना. होमवर्क लिखो. वैसे तो ये बाद में पढ़ाऊंगा लेकिन होम रूल लीग मूवमेंट पढ़ के आना है. ठीक है, ये आगे हमें पढ़ना है. हो गया ना? चलो, विडो रीमैरिजेस हो गया. अब चाइल्ड मैरिज को थोड़ा सा देख लेते हैं. लिख. ठीक है, लिखना. at that time at that time one of the worst practice was child marriage. It not only affected girl but also boy. It not only affected girl but boy. ठीक है. The time which should be invested in education, the time which should be invested in education was now wasted in social injustice. ठीक है, लिखना. The Civil Marriage Act prohibited child marriage in 1872.
in 1872. ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हिंदू या मुस्लिम, इसमें लगभग सोसाइटी के हर एक सोसाइटी, हर एक रिलीजन इससे इफेक्ट हो रही थी। लिखना, एवरी रिलीजन एंड एवरी कास्ट ऑफ सोसाइटी every religion and every caste of society was suffering from this, ठीक है। it resulted in it resulted in a foundation of very it resulted in a foundation of very weak society, एक बहुत ही कमजोर सोसाइटी का निर्माण हो रहा था इस प्रैक्टिस से। ठीक है। द एफर्ट मेड बाय पारसी रिफॉर्मर the effort made by Parsi reformer B.M. Malabari ठीक है, who worked on Age of Consent Act, who worked on Age of Consent Act 1891, 1891, which prohibited the marriage of girl below 12 years old, which prohibited the marriage of girl below 12 years old. होमवर्क लिखो, शारदा एक्ट 1930, शारदा एक्ट 1930, इसके साथ ही द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1978, ठीक है। समझ में आया? देखो, ये वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने आने वाले टाइम में इंडिया में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म की नींव को रखा। अगर ये वो पॉइंट्स को हम बिना पढ़े आगे बस चल लेते तो हमें समझ नहीं आता। अब हम फेमस पर्सनालिटीज को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक डालना, personalities who awakened India, पहला नाम लिखो, लिखो, पहले लिख लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखो, Raja Ram Mohan Roy is considered as the father of Indian Renaissance. Raja Ram Mohan Roy is considered as the father of Indian Renaissance. He established Brahmo Samaj, कौन सा समाज? ब्रह्मो समाज। आगे ये ब्रह्म सभा भी होगा, इन सारी चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान देना। established Brahmo Samaj, which
which focused on, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, राजा राम मोहन रॉय हाँ हर एक वेद पुराण सब कुछ पढ़े हुए थे, लेकिन इनका ये मानना था कि अगर इंडिया में एक नया रिवोल्ट लाना है, एक नया रिवॉल्यूशन लाना है, तो हमें कहां से आइडिया लेना होगा? वेस्टर्न। कहा गया कि वेस्ट में जो बुक लिखी गई है उनको पढ़ो। अब ऐसा नहीं है कि वेद पुराण को भूल जाओ, लेकिन इन्होंने कहा वेद पुराण के साथ साथ हमें एक और चीज को पढ़ना होगा, वो है वेस्टर्न आइडिया। यानी राजा राम मोहन रॉय इंडिया में यूरोप के 1300 के रिनासा की बात कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि वेद पुराण पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन इसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल, ये एलोपैथी, होम्योपैथी, आर्ट, कल्चर, जो भी पढ़ना चाह रहे हो पढ़ो, लेकिन इंडियन के साथ साथ फॉरेन भी पढ़ो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो पेंटिंग्स के बारे में, तो इंडियन पेंटिंग के साथ साथ विक्टोरियन एज पेंटिंग को भी पढ़ो। अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो इंडियन मूर्ति वगैरह अगर तुम बना रहे हो, मान लो कि तुम्हें विजयनगर एम्पायर की मूर्तियां वगैरह पसंद है, चोला एम्पायर की मूर्ति के बारे में तुम पढ़ रहे हो, आर्ट एंड स्कल्पचर के बारे में पढ़ रहे हो, तो वहीं पे तुम्हें विक्टोरियन एरा के भी आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि पूरे दुनिया पे भी किसका राज है? ब्रिटेन का। और पूरे दुनिया पे अगर ब्रिटेन का राज है, तो क्यों ना ब्रिटेन जो पढ़ रहा है वो हम पढ़ें, तभी हम उनको उन्हीं के खेल में हरा सकेंगे। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि आपको जो कुछ पढ़ना है पढ़ो, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द वेस्टर्न आइडिया। फिर यहां तक की बात देखेंगे। ही वॉज क्या था पॉइंट? विच फोकस्ड ऑन मेकिंग चेंज इन सोसाइटी, change in society by developing a modern approach of education, a modern, क्या था modern education लिखना। he also supported monotheism, the belief in one God, the belief in one God. He was against the idol worship, जिसे मूर्ति पूजा कहते हैं। He was against the idol worship. अनुपम, मेरे बैग के चेन में एक दवा होगा या रहना दो, नहीं मिलेगा, छोड़ दो। He also supported widow remarriages. Widow remarriages as well as girls' education, He translated Vedas also wrote the gift to fill in the blanks. पता करके आना कौन सी बेटी है। रिलेटेड पता करके आना है कौन सी बुक इन्होंने लिखी। ठीक है, लिखना। Roy was a gifted linguistic person and he knew more than a dozen languages.
जैसे पर्शियन हो गया, अरेबियन हो गया, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, डच, यूरोप में जो भी लैंग्वेजेस बोल सकते हो, इंग्लिश, जापानीज, कोरियन, मतलब सारा जो मेन मेन लैंग्वेज होता था ना पूरे दुनिया में उस वक्त, उनको सारा लैंग्वेजेस के बारे में पता था। इसके साथ साथ इंडिया में संस्कृत, बांग्ला और हिंदी भी बोलते ही थे, तो तकरीबन 12 लैंग्वेजेस में पता था। अभी you also make sure that the upcoming generation should understand the value of a good education, ठीक है। He was against the orthodox practices. He was against the orthodox practices which was popular that time. Orthodox practices समझ गए ना कौन कौन सा है? सती प्रैक्टिस, ये सारी चीजों को लेकर, ठीक है। 2 मिनट वेट करो आप।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। चलो, कौन सा पॉइंट था? हम्म, ब्रह्मो समाज वाला लिख चुके थे हम लोग। ठीक है, लिखो। ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज which later became ब्रह्मो सभा। अगर आपको फाइनल वाले दिन हार से बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, तो आप ये समझिए कि वो सेम चीज को एस्पिरेंट फील होता है कि वो उसने एनडीए का फॉर्म डाला, उसका रिटर्न हुआ, स्क्रीन इन हुआ, 5 डेज सर्वाइव किया, कॉन्फ्रेंस हुआ, मेडिकल और मेरिट आउट हो गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा दुख है, तो आप उनका दुख एक बार सोच करके देखिए कि मेरिट आउट हो जाना यार, मतलब इससे अच्छा तो ऐसा हो जाए कि पास होकर घर में बोल दें हाँ आ रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो बेहतर है यार। मतलब ऐसा हो गया कि मेरिट आउट है ना। और इन सब की शुरुआत अगर कोई मेरिट आउट हुआ है, तो फिर सारी बात आ जाती है कि आपने पेपर में कैसा परफॉर्म किया। लोग कहते हैं ना, "अरे यार रिटर्न में चलो निकल जाओ, इंटरव्यू अच्छे से करेंगे"। इंटरव्यू भी अच्छे से हो गया, फिर भी रिटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रिटर्न में आप जितना मार्क्स स्कोर करेंगे, जितना कट ऑफ से ऊपर आपका बोनस है। कोई कहता है ना कि कट ऑफ क्लियर है मेरा, भाई कट ऑफ क्लियर है, ऐसा हजारों स्टूडेंट है जिसका कट ऑफ क्लियर है, ऐसा हजारों स्टूडेंट होगा जिसका आप जैसा सिमिलर नंबर होगा। आप सब एसएसबी में पहुंचेंगे, आप सबके सेम मार्क्स आएंगे एसएसबी में, लेकिन यहां पे डिफरेंस आ जाएगा 0.2%, 0.3%, 0.75%। एक मार्क्स तक तो जाता ही नहीं। जो मेरिट आउट हुआ है वो कभी एक मार्क्स से आउट नहीं होगा, वो या तो 1/3 से होगा, एकदम 0.3%, 5%, 75%, इतने नंबर से मेरिट आउट होते हैं लोग। एक दो नंबर से कोई मेरिट आउट नहीं होता, एक दो नंबर से रैंक ही चेंज हो जाता है, मेरिट आउट नहीं होते एक दो नंबर से। तो कोई अगर कहे कि रिटर्न बस एक बार कट ऑफ क्लियर हो जाए, भाई कट ऑफ क्लियर हो जाने पे भी गारंटी नहीं है। तो इसी के लिए कट ऑफ क्लियर करने के बाद कम से कम अपने हाथ में 20+ मार्क्स, 20+ मार्क्स आपके पास होने ही चाहिए। कितना गया था कट ऑफ इस बार? कितना? 325। सेफ शॉट के लिए आपको 350 चाहिए ही चाहिए, 350 चाहिए, क्योंकि देखो बहुत ऐसा स्टूडेंट होगा 325, 30, 26, 27, और इसमें मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का। तो आपके पास कम से कम 20 से 25 मार्क्स होनी चाहिए बोनस के, कि जब मैं स्क्रीनिंग हो जाऊं, कॉन्फ्रेंस हो जाऊं, जब सारा कुछ हो जाए और जब यूपीएससी मेरिट लिस्ट निकाले, तो ये मेरे पास 25 मार्क्स एक्स्ट्रा होना चाहिए मेरे मेरिट लिस्ट में, कि मेरा कट ऑफ तो क्लियर ही है, कट ऑफ की तो बात ही छोड़ दो, मेरे पास 25 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। अगर आप ये कर पा रहे हो तभी चांस है, वरना मेरिट आउट भी लोग हो जाते हैं। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप है रिटर्न का, पहले रिटर्न को क्लियर करो, लेकिन उसके बाद भी रिटर्न में बस ये मत सोचो कि एक बार बस मेरा कट ऑफ, बस मैथ्स का पेपर निकल जाए। ये सोच करके तो कुछ नहीं होगा कि बस भाई मेरा मैथ्स का पेपर निकल जाए, इससे नहीं हो पाएगा। मैथ्स का पेपर अगर निकल भी गया तो इसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। और अब टाइम देखो, अब टाइम बहुत ही बहुत कम है टाइम। अच्छा, 120 दिन रह गया। जब स्टार्ट किया था यार तो 200 के करीब था, है ना? देखो, अबे क्या इधर उधर करके हिसाब लगा रहे हो परचून के दुकान वाला की 250 ग्राम बेसन ले गए थे। 120 दिन बचा है। अच्छा, 147 डे में एग्जाम है, इसमें से मैं मान के चलता हूँ कि 47 डे खत्म, बस। अब फिर वही कहानी पिछले साल वाला फिर से वहीं पे आ गया यार कहानी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब 1 दिसंबर से पढ़ेंगे, तो बस अब दिसंबर वगैरह नहीं आ रहा, अब पढ़ाई आज से शुरू हो गया। छुट्टी वुट्टी खत्म, दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा, जो भी भैया दूज, करवा चौथ सब खत्म। अब पढ़ाई वढ़ाई पे यार ध्यान दो। ठीक है, अब होली में अब बहुत टाइम है अभी होली में यार। होली जब तक आ जाएगा तब तक ये तो क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आप लोग अच्छे से होली मना सकते हैं। और दोनों ही कंडीशन में अब जब पता ही कि नहीं निकल रहा, तो यार होली क्यों इस साल का वेस्ट करें, है ना? फिर भी होली मनाएंगे ही।
एक तो और भी ज्यादा ये इंडियन टीम हम लोग और खराब कर दिया इतना 40-45 दिन। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, तो अब आपके पास कोई टाइम है नहीं। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि जो जो सिलेबस, जो जो टॉपिक मैं कंप्लीट कर रहा हूं उसको 1 से 2 बार पढ़ो मैक्सिमम। ठीक है, 2 बार मैक्सिमम, 2 बार मिनिमम यार, उससे कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो। ठीक है, अब लेकिन है कि फिर इतना ज्यादा टाइम कैसे लाएंगे, तो 1-2 रीडिंग में ही टाइम लगेगा, उसके बाद रीडिंग में टाइम नहीं लगेगा। मैथ्स जो पहले, ऐसा तो है नहीं कि जो सर पढ़ाए वहीं से, इससे पहले भी कुछ पढ़े होगे तो उसका प्रैक्टिस शुरू कर दो। अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मेरी छोड़ दो, किसी भी टीचर की सिलेबस की बात कर दो, सबकी बात छोड़ दो, अगर तुम्हारा फेब के एंड में एनडीए का तुम खुद से सिलेबस नहीं कवर किए हो एटलीस्ट 80%, तो बात नहीं बनने वाला। अगर आप 80% सिलेबस फेब के एंड तक कवर नहीं कर पा रहे हो, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 100% कहीं लिखा ही हुआ नहीं है क्या है, कम से कम मेरे सब्जेक्ट में तो पता नहीं क्या है 100%, कुछ नहीं, कहीं से भी आ सकता है। हाँ, कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने 70 से, मैं चलो इसको 70% कर दे रहा हूँ, चलो इस 70% को अगर आप फेब एंड तक कर ले रहे हो और मार्च और अप्रैल में इस 70% को अप्रॉक्स 5 टाइम आप कर रहे हो, आपके इस बार के रिजल्ट से 0.5 नहीं तो 2 गुना इंप्रूवमेंट आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। ये बात है। अगर आप अभी से लगते हो इसमें, ये नहीं कि अब दिसंबर खत्म हो गया अब जनवरी से शुरू करेंगे, क्योंकि इस बार जनवरी का पहला जो 1 जनवरी है वो मंडे को है, तो एकदम बहुत बढ़िया योग बना है सब चीज को उस दिन से शुरू करने का। लेकिन भाई अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ, अब बस ये दिसंबर वगैरह का टाइम है। ठीक है, थोड़ा दिन में कम टाइम मिलेगा लेकिन रात में थोड़ा ज्यादा टाइम है पढ़ने को। ठीक है, ये बात कहने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन सुबह उठ के हाँ, मैं फिर भी तुम लोग से पहले पहुंच जाता हूँ बेवकूफ, तुम लोग इतने नजदीक में रह के भी एकदम लेट से आते हो आराम से चलते फिरते। ठीक है, तुम हाँ, ठीक है, कहने का ये मतलब है यार कि ये मत काउंट करो कि मेरे पास अप्रैल तक का टाइम है, तुम्हारे पास फेब लास्ट टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं रहेगा। रिवीजन नहीं कर पाओगे, पेपर नहीं निकलेगा, फिर इसी बार वाला बात होगा कि ये पढ़ लेते तो वो हो जाता, ये हो जाता तो वो हो जाता, ये हो जाता वो हो जाता कि वो टीम उसको हरा देगी तो हम पहुंच जाएंगे। कुदरत का निजाम ना पाकिस्तान के लिए चला, कुदरत का निजाम ना तुम लोगों के लिए चलेगा, तो बस एक ही बात है, 70% सिलेबस को दिमाग में रखना है फेब तक, उसके बाद मार्च एंड अप्रैल सिर्फ रिवीजन करेंगे, कोई भी नया टॉपिक हो रहा है हम नहीं पढ़ेंगे, क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि फेब तक मैंने भी डिसाइड किया कि फेब लास्ट तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद कोई भी नई चीज, कोई भैया बोल रहे हैं, कोई यूट्यूब का वीडियो देख ले कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए, ये 10 टॉपिक हो जाएंगे पास, नहीं देखेंगे। हाँ, वो सब जो इतने दिन में पढ़े हैं, जो 70% पढ़े हैं उसे ही पढ़ेंगे जब तक 21 को एग्जाम, 21 को है ना, 20 के शाम तक या चलो 19 के शाम तक बस वही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद वो तभी किताब बंद करके रख पाना जब इतने दिन पढ़े हो गए, वरना किताब तो बहुत पहले ही बंद हो जाएगा। जनवरी आते आते फरवरी तक किताब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, फिर एक नया टाइम टेबल बनेगा एनडीए सेकेंड 2024। तो इस चीज को प्लीज मत आने दीजिए, आपके पास बहुत सही टाइम है पढ़ने का, आपके पास बहुत सही टाइम है सिलेबस को कंप्लीट करने का। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो हिस्ट्री, और मैं हिस्ट्री तो कंप्लीट कर ही दूंगा 14, वो पतंग वाले दिन तक कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री पूरी तरह से। हाँ, हिस्ट्री 14 फरवरी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं सही है, ठीक ही बात है भाई, देख लो अपना जैसा भी लगे। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट में देख लो अपना 50-50% सिलेबस, और उसको मेंटली प्रिपेयर कर लो कि क्लास में सर जो भी पढ़ाए कुछ भी पढ़े, मेरा कम से कम इतना क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं मैं आईएनसी तक पढ़ा दूंगा, तो आज घर जाकर सिर्फ यही नहीं, थोड़ा सा आईएनसी के बारे में भी पढ़ना होगा। आप क्लास से जब तक 1-2 लेक्चर आगे नहीं होंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मुझे सिलेबस कंप्लीट करना होगा, मैं सिलेबस 15 दिन में भी कंप्लीट कर दूंगा, और सब कुछ टच करते हुए। मुझे सिलेबस कंप्लीट करना होगा तो मैं 2024 के दिसंबर में भी सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, सब कुछ कंप्लीट करते हुए। तो मेरा छोड़ दो मैं कब सिलेबस कंप्लीट करूंगा। ठीक है, पेस के साथ अगर चलना है तो जो चीज हो गया है, जैसे विजयनगर और चोला एम्पायर हो चुका है तो उसको अच्छे से पढ़ लो। अब ये मत पढ़ लो कि सर एक बार पूरा, अच्छा सर फरवरी तक पढ़ना है ना, फरवरी तक सर को पढ़ाने देते हैं फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन करने का नहीं बचेगा टाइम।
आज अगर जो सब्जेक्ट हो रहा है, जो टॉपिक हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसे आज ही पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि फिर उसकी बस एक दो रिवीजन करने की नौबत आए। ठीक है। इंग्लिश में भी मुझे लगता है पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह तो हो ही रहा होगा। ठीक है, हाँ। तो और रोज हर एक दिन क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करना शुरू कर दो, मैथ्स और इंग्लिश के जो पिछले बार नहीं कर पाए थे। कम से कम इस एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम खुद से 5,000 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। 5,000 क्वेश्चन होने चाहिए कि आपको रोज दिन हर रोज प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन। कुछ नया पढ़ो या ना पढ़ो, कुछ नया रिवीजन करो या ना करो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लगता है बनेंगे या जो लग रहा है कि आ चुके हैं, उन्हें रोज दिन प्रैक्टिस करो, हर रोज जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स और इंग्लिश के लिए तो कंपलसरी है, मोर देन कंपलसरी। इससे ज्यादा और एम्फेसाइज में नहीं कर सकता कि कितना इंपॉर्टेंट इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स पासिंग कराने के लिए, इंग्लिश आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। इस बार भी इंग्लिश में 40 तक तो आ सकता था, 40, 42, 45 तक आया है स्टूडेंट्स का। ठीक है। और जहाँ तक बात है साइंस पोर्शन की, तो फैजल से पढ़ा रहे हैं। साइंस से रिलेटेड कुछ और आर्टिकल वगैरह अगर मिलता रहेगा तो वो मैं करंट में करा देता हूँ, उन सारी चीज़ों को देखते रहो। बॉटम लाइन ये है, आपके पास टाइम जनवरी और फरवरी तक है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है। मार्च अप्रैल में अगर आप सिलेबस को लेके जाएंगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आप मॉरली तैयार हो जाएंगे कि हम सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, जो आएगा पूछ देंगे, कुछ भी है हम बना देंगे, लेकिन वो आपसे होगा नहीं जब तक आप सिलेबस को रिवीजन नहीं करोगे 2 से 3 बार। और उसके लिए आपको यहाँ तक सिलेबस को कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है। तो जिस तरह से चल रहे हैं क्लासेस में एक्टिव प्रेजेंस चाहिए। ठीक है। और दिसंबर का हम लोग का पूरा हिस्ट्री चलेगा। अगर बोलोगे तो मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा रोक देता हूँ, जैसा जैसा मुझे लगेगा कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा देना चाहिए या नहीं। लेकिन हाँ, मॉडर्न के साथ साथ बीच में मैं होगा तो मेडिवल के भी एक दो टॉपिक को पढ़ा दूंगा। दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड को पढ़ा करके खत्म ही कर दूंगा। एंशियंट मेडिवल खत्म हो जाएगा। मॉडर्न हम लोग धीरे धीरे, अगर मान लो कि 3 टॉपिक पढ़ लिए ज्योग्राफी का, तो दो टॉपिक पढ़ा दूंगा मॉडर्न का। ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगा। पढ़ाने को तो यार बहुत कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा उससे हम लोग पढ़ेंगे, और क्वेश्चन आए हैं ये हम लोग देखे हैं। करंट खुद से पढ़ने की कोशिश करो। करंट में मैं टॉपिक जो दे रहा हूँ उसे पढ़ो। ठीक है। टॉपिक बहुत ज्यादा होगा, इसलिए रोज दिन हर रोज उस टॉपिक को पढ़ो, नोट्स बनाओ, खुद से पढ़ो। जब टाइम आ जाएगा क्विक रिवीजन करने का, याद करने का, तो इन सारे टॉपिक को देख लेना। इन सारे टॉपिक में फिल्टर करा दूंगा। ठीक है। लेकिन बॉटम लाइन है कि आपके पास बस दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने आपके पास, बस इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। इस बीच में भी बहुत ज़्यादा छुट्टी, किसी के घर में शादी शादी वादी भी होगी, अभी शादी सीजन आ रहा है किसी के यहाँ। ठीक है। जाना वाना पड़ ही सकता है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज करो कुछ 3 महीने के लिए, वरना फिर वही न्यू टाइम टेबल फॉर 2024, फिर कुछ मोटिवेशन वीडियोस, फिर कुछ ये वो। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो, टाइम है नहीं। बस 90 दिन के आसपास का टाइम है आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। और आप ये देखिए कि लग रहा है कि कल ही हुआ एनडीए का एग्जाम, थर्ड को हुआ था ना, 3 सितंबर को हुआ था ना एग्जाम, दिसंबर आने को है। कहाँ चला गया ये टाइम, खत्म, एकदम गायब। अक्टूबर नवंबर तो कैसे एकदम निकल ही गया, पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, सितंबर तो थोड़ा सा वो दुख में ही निकल गया, यार हो नहीं पाया। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। टाइम वन है नहीं, अब ये भी बहाने नहीं बनाएंगे कि मैथ्स नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। टाइम आपके पास एडिक्वेट है पढ़ने को। अब अगर आप नहीं पढ़ के पास कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती मैं दूंगा, सीधी सी बात। इसलिए आप स्टार्ट कीजिए चीज़ों को नए तरीके से। क्या था पॉइंट? विच ब्रह्मो सभा विच लेटर बिकेम इन ब्रह्म समाज, attacked on attacked on attacked on the orthodox practices, attacked on the orthodox, अमिताभ बच्चन जैसा आवाज हो गया, केबीसी खेलेंगे। attacked on the orthodox practices। अब ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस में वही जो हम लोग पहले लिख चुके हैं, ठीक है, उसको बार बार नहीं रिपीट करने वाले। चलो आगे लिखो। रॉय अटैक्ट Roy attacked untouchability and caste system. Roy attacked untouchability and caste system. He also started anti-sati struggle in 1818.
He also started anti-sati struggle in 1818, 1818 में। मतलब ये सोचने में भी कैसा है यार कि किसी को कैसे जिंदा यार को जला सकता है ऐसा करके। 1818 में। ठीक है, लिखो। राजा राम मोहन रॉय क्या करते थे कि जहाँ पे शमशान वगैरह होता था और जहाँ देखा जाता था सती प्रैक्टिस किया जाता है, वहां से वो लोग अपने मतलब स्टूडेंट्स जो भी उनके साथ करने वाले उनके साथ जाते थे, क्रिमेशन ग्राउंड में मार लड़ाई वड़ाई करके, और उनको बोलते थे भाई इनको ले जाओ घर, या एक आश्रम टाइप का अपना ब्रह्म समाज में बनाए थे, वहां उनको रहने के लिए जगह दिया जाता था, पढ़ाई लिखाई उनको कराई जाती थी। ठीक है, लिखना। बाय हिज एफर्ट, बाय हिज एफर्ट British government passed a regulation in 1829. By his effort, British government passed a regulation in 1829 which which declared which declared sati pratha as crime, which declared sati pratha as crime। ठीक है, क्या कहा गया कि सती प्रथा क्या है, एक क्राइम है, और उसमें जो पकड़े जाएंगे उनको सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह किसी भी मर्डरर को ट्रीट किया जाता है। आगे लिखो, लिखना। रॉय ऑल्सो अटैक पॉलीगैमी। पॉलीगैमी होता है टू हैव अ मल्टीपल वाइफ। रॉय ऑल्सो अटैक्ड पॉलीगैमी एंड डिग्रेडेड एंड द डिग्रेडेड स्टेटस ऑफ विडो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि राजा राम मोहन रॉय सिर्फ हिंदूज के लिए काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है, वो समाज के हर एक तबके के लिए काम कर रहे थे। लिखना। फॉर नॉट ओनली हिंदूज बट ऑल्सो फॉर ईच एंड एवरी, for not only Hindus but for each and every class of society. Roy also demanded Roy also demanded that women should also Roy also demanded that women should also get the right of property. ठीक है, क्या केशव बहुत मुस्कुरा जा रहा है, क्या कह रहे हो? सोनपुर का मेला कहाँ जाओगे यार? सोनपुर का मेला यहीं जानवर को देख लो, ये बैठा हुआ है यहीं पे। लगा हुआ है क्या सोनपुर का मेला? लगेगा। अच्छा, हाजीपुर में। बढ़िया है। तो वहाँ सही में क्या बहुत तरह तरह के जानवर आते हैं? यार मैं तो कभी गया नहीं, बस देखा हूँ ऐसा। और अजीब अजीब नाम रहता है यार सब जानवर, किसी का शाहरुख खान, किसी का ऐसा करके बहुत अलग अलग नाम। केशव, बांदर बिकेगा केशव के नाम में। ठीक है भाई, चले जाइएगा, चलिए चलिए, शांत हो जाइए। ऐसे पूरे एशिया का सबसे बड़ा जानवरों का मेला है, हाँ। और लग भी रहा है बिहार में। हाँ, क्या आता है? झुलवा, अच्छा राइड। अच्छा, वो भी आता है। बढ़िया है, घूमना बढ़िया से। अच्छी बात है घूमना भाई, झूले पे झूल ही रहे हो इतने दिनों से, आगे पीछे एनडीए के एग्जाम में इसमें भी झूल ही लो। लिखो। रॉय ऑल्सो सपोर्टेड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। रॉय ऑल्सो सपोर्टेड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम education system. He established Vedanta College in 1825. He established Vedanta College in 1825, which focused on providing providing
both Indian and providing both Indian and Western form of education, Western form of education to Indians. 1825, जहां पे वो इंडियन के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट करते थे। ठीक है, आगे लिखना। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज, इंजीनियरिंग and new age education and new age education was promoted here. New age education was promoted here. ठीक है, since he was a gifted linguist, लिख दे, इसका मतलब है पर्सन हु नोज मोर देन 2 3 4 जितने भी लैंग्वेजेस। इंडियंस तो हैं ही मल्टीलिंग्विस्टिक यार, हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस, थोड़ा बहुत जो बिहारी हैं, जो साउथ बिहार से हैं या उस तरफ के हैं, उनको थोड़ा बहुत बांग्ला। ठीक है, अमेरिका में किसी को इंग्लिश छोड़कर और कुछ नहीं आता, जबकि अमेरिका में 3 मेजर लैंग्वेजेस लोग कहते हैं पढ़ने को, इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच और स्पेनिश। जबकि इंग्लिश के बाद सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज जो है यूएसए में वो है स्पेनिश। क्यों? क्योंकि यूएसए बॉर्डर शेयर करता है मैक्सिको से, और ये वाला जो पूरा का पूरा कोस्ट है, नाम सुना होगा, कैलिफोर्निया, टेक्सास, है ना, ये सारे में, इन सारे रीजन्स में स्पेनिश बोली जाती है। कैलिफोर्निया के बहुत ज्यादा जगह ऐसे हैं जिनका नाम बिल्कुल, जैसे कुछ कुछ जगह है एल पासो, एल कामिनो, एल दोरादो, जैसे हम लोग में द पढ़ते हैं ना, स्पेनिश में वो एल पढ़ते हैं। ठीक है, तो एल पासो का मतलब होता है एक ऐसा जगह जिससे जा सके, एल कमीनो होता है संकरा रास्ता, एल दोरादो मतलब होता है कंकड़ीला रास्ता। ठीक है, तो ऐसा ऐसा नाम रख दे, जैसे पत्थर गली है ना, तो अगर कहीं लाल रोड है तो लाल रोड ऐसा करके कोई बना दे तो। ठीक है, तो इस तरह का वहां पे नाम वगैरह देखने को मिलता है। फ्रेंच बोली जाती है यूएसए के उस पार्ट में जहां पे, जो पार्ट कनाडा में है। थोड़ा सा देख लेते हैं बात उठी ऐसे, तो ये आ गया हमारा यूएसए। यूएसए के नॉर्दर्न पार्ट में जो स्टेट कनाडा से लगता है वहां पे ज्यादा बोली जाती है फ्रेंच, साउथ में लोग बोलते हैं स्पेनिश। अब कनाडा में फ्रेंच क्यों बोला जा रहा है? कनाडा में तो लोग इंग्लिश बोलते हैं, सॉरी पंजाबी बोलते हैं। हाँ यार, सब तो पंजाबी है वहां पे। अरे यार, हाँ हाँ हाँ, वही तुम जो बोल रहे हो। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब यूएसए में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ तो ब्रिटेन, फ्रेंच और स्पेनिश आकर के बसे थे। अब ये तीनों यहीं पे रह गए, अपने आप को अमेरिकन कहने लगे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का कॉलोनी विकसित होता चला गया। इसीलिए स्पेन से आए हुए स्पेनिश मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में एक्टिव हो गए। पढ़े हैं नाम लोग ये? ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में पूरी तरह से एक्टिव और इस वाले एरिया में एक्टिव। लेकिन ये जो फ्रेंच लोग हैं ना, ये बस कनाडा तक ही रह गए। ये लोग ज्यादा क्यूबिक लोग कहते हैं इनको, ये लोग फ्रेंच बोलते हैं लेकिन होते कैनेडियन हैं। लेकिन स्पेनिश लोग जो स्पेन से आए वो यूएसए के प्रॉपरली नॉर्थ अमेरिका के इस वाले रीजन में एक्टिव हो गए, सदर्न पार्ट में। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, चाहे वो मेक्सिको हो जाए, सेंट्रल अमेरिका में ग्वाटामाला हो गया, होंडुरास, डोमिनिकन रिपब्लिक, हाथी, क्यूबा, इसके साथ नीचे अगर और चलते जाओगे तो वहां पे फिर साउथ अमेरिका में वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राजील नहीं, ब्राजील पोर्तुगीज हो गया, पेरू, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ये सारे कंट्रीज। ठीक है, क्या था पॉइंट? लिंग्विस्टिक, he translated many Indian texts in foreign languages. ठीक है,
he is also considered as he is also considered as the founder of Indian journalism. The father या the founder of Indian journalism. होमवर्क है, रॉय द्वारा कोई अगर मैगजीन या अखबार अगर पब्लिश हुआ है तो उसे पता करना है नाम उसके. ठीक है. रॉय ऑल्सो अटैक्ट ऑन जमींदारी सिस्टम. रॉय ऑल्सो अटैक्ट ऑन जमींदारी सिस्टम. किस पे अटैक किया इन्होंने? जमींदारी सिस्टम पे. ठीक है. ही ऑल्सो अटैक्ट ऑन जमींदारी सिस्टम. ही ऑल्सो डिमांडेड द इक्वालिटी बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन. ही ऑल्सो डिमांडेड equality between Indian and European. ठीक है. जुडिशरी. ठीक है. आगे लिखना. अच्छा, ये जो ब्रह्म समाज की जो या ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन रॉय कभी भी कोई नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे. उनका एक ही मोटो था, टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म. वो क्या चाहते थे? हिंदुइज्म को प्यूरिफाई किया जाए. क्या कोई नया धर्म बनाना चाह रहे थे? क्या भगवान बनना चाह रहे थे? ऐसा कुछ नहीं चाहते थे. वो बस चाहते थे भाई कि हिंदुइज्म में थोड़ी सी प्योरिटी लाए और हिंदुइज्म को एक नए सिरे से लोग पहचाने. अगर उन्हें हिंदुइज्म से परिचय जाता तो वेद उपनिषद नहीं पढ़ते, बोलते ये सब बेकार है मत पढ़ो. लेकिन उन्होंने पढ़ा, उन्होंने ट्रांसलेट किया, उन्होंने कहा कि वेद में तो कहीं भी ये सब नहीं लिखा है यार, तो हम लोग इसको क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है. इंडिया में दो रेनासा हुआ है. एक हुआ है जस्ट वैदिक पीरियड के बाद और एक हो रहा है हमारा मिड 1850s में. समय समय पे समाज को एक ऐसा चाबी मिलना जरूरी होता है. ठीक है. तो जब ये चाबी मिलता है तो फिर समाज चलने लगता है. लिखो इसमें लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं. he also rose his voice against untouchability. The long term agenda of Brahmo Samaj, the long term agenda of Brahmo Samaj was to purify Hinduism. Was to purify Hinduism. हो गया. Roy supported Ved and Upanishad. Roy supported Ved and Upanishad. It should be understood that he did not wanted. It should be understood that he did not wanted to start any new religion. He did not wanted to start any new religion. ठीक है. He only wanted to clear all the evil practices. He only wanted to clear all the evil practices which was active. He only wanted to clear all the evil practice which was practiced in society. अब होता है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आपको अपोज करने के लिए भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, और राजा राम मोहन रॉय को अपोज करने के लिए खड़े हुए राधा देवकांत राव. लिखो. द आइडिया ऑफ रॉय, द आइडिया ऑफ देव, एक मिनट, the idea of Roy stood against Raja Radhakant Dev, who established Dharma Sabha. यानी धर्म सभा वर्सेस या तो ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज. क्लियर है यहां तक की बात?
आज के टॉपिक में हमने देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से इंडिया में 1850s के टाइम में सोसाइटी बिल्कुल डिग्रेडेशन फॉर्म में चली गई थी। सोसाइटी को प्यूरिफाई करने की जरूरत थी, और सोसाइटी के प्यूरिफिकेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि कोई ऐसा बंदा है जो कि सोसाइटी को इविल प्रैक्टिसेस से बचा सके। आज हमने प्रॉपरली राजा राम मोहन रॉय को पढ़ा। आने वाले टॉपिक में हम लोग देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और बहुत अभी हम लोग बंगाल में पढ़ रहे हैं। ये तीन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बंगालीज हैं। इनके बाद हम लोग महाराष्ट्र चलेंगे, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इन सबको पढ़ते पढ़ते ये टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक के खत्म होने के बाद हम लोग चलेंगे इंडिपेंडेंस के फेज में, हल्का आएंगे मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। वो पढ़ा करके मॉडर्न हिस्ट्री को मैं पॉज कर दूंगा। उसके बाद ज्योग्राफी वगैरह जो भी स्टार्ट करना होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, आने वाले टॉपिक को देख लेना, और जितने आज टॉपिक कराए हो उनको थोड़ा सा देख लेना।